इसलिए जो है अब दलितों का स्टेटस थोड़ा सा बदल रहा है। अब वो सोच रहे हैं भविष्य के बारे में कि इस देश में उनका भी वो राष्ट्रपति तो बन गए, उनका प्रधानमंत्री बने, उनके मुख्यमंत्री बने, तो सोचना तो अधिकार है ना, सपने देखना। तो मैं खुली आंखों से सपने देख रहा हूँ और पूरा करूंगा, बंद से नहीं देखता हूँ, खुली से देखता हूँ। रोज समझाता हूँ तुम्हारी इतनी आबादी है, अगर पिछड़े वर्ग के लोग तैयार कर लोगे, मुसलमानों को, सिखों को, जैन को, बौद्धिस्ट को, पारसी को तैयार कर लोगे और उनको वोट की वैल्यू समझा दोगे। मुसलमानों ने हमेशा से दूसरों के पीछे चलना पसंद किया है, कभी भी अपनी कौम के किसी लीडर को मजबूत करना पसंद नहीं किया। हमेशा मुसलमान ही नए नए नेता बनाते हैं और नए नए लोगों को मुसलमान उभारते हैं। मैं ये बात कहूँ तो बेजा नहीं होगी कि आने वाले कुछ सालों में चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में मुसलमान इनके पीछे भी हो जाएंगे और मुसलमान इन्हें भी अपना नेता मान लेंगे और मुसलमानों ने इन्हें भी अपना हिमायती समझना शुरू कर दिया है और मुसलमान इनके अंदर भी अपना नेता तलाश करने लगे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मसला उनके अच्छे या बुरे होने का नहीं है, मसला ये है कि जिस तरह से वो अपनी समाज की राजनीति कर रहे हैं, अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति क्यों नहीं कर सकते? और अगर किसी को ये लगता है कि नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ दलितों के नेता नहीं हैं, मुसलमानों के भी नेता हैं, तो इतना समझ लो, जितने भी नेता उभर कर आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमानों का हाथ रहा है उनको आगे बढ़ाने में। मैं एक बात आपको बताता चलूं, चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद बने हैं तो मुसलमानों ने भी वोट दिया है, दलितों ने एक तरफा वोट दिया है तो मुसलमानों ने भी वोट दिया है। यकीनन चंद्रशेखर आज़ाद को मुसलमानों का साथ चाहिए, मुसलमानों का समर्थन चाहिए, वो मुसलमानों को भी साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन किस कंडीशन में? कि वो नेता खुद होंगे या उनकी पार्टी का विस्तार होगा, तो उन्हीं की समाज के लोग अगले इलेक्शंस में भी आपको इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या आप समझते हैं ये मुमकिन है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को मुसलमानों ने वोट दिया है, अगर मुस्लिम कैंडिडेट हो और वो अपनी कौम को साथ लेके चल रहा हो और साथ ही साथ ये भी कह रहा हो कि भाई हम दलितों को भी साथ लेके चलेंगे, हमारे हाथों को मजबूत करो, तो क्या दलित समाज उस मुस्लिम लीडर को अपना नेता तस्लीम कर लेगा? नहीं, गलतफहमी है आपको। यकीनन चंद्रशेखर आज़ाद को भी आपका साथ चाहिए, आपको साथ लेके चलेंगे। कोई भी नेता उभरे उसे मुसलमानों का साथ चाहिए, लेकिन इसी कंडीशन में नेता उनके समाज के बनेंगे, लीडर उनके समाज के बनेंगे। आप बस साथ दो, समर्थन दो, वोट दो, यही तो होता है मुसलमानों के साथ। पूछना चाहता हूं मुस्लिम समाज से, कब तक तुम दूसरों को नेता बनाते रहोगे, लीडर बनाते रहोगे? अपनी समाज के किसी नेता के हाथों को मजबूत क्यों नहीं करते? अपनी समाज से कोई नेता क्यों नहीं निकाल कर लाते? अरे यार, इसमें बुराई क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद राजनीति कर रहे हैं तो वो अपने दलित समाज को पेश रख रहे हैं और उन्हें उसके बाद में मुसलमानों का भी समर्थन चाहिए। तो अगर कोई मुस्लिम नेता आगे निकल के आए और वो भी अपने समाज के लिए आगे बढ़ के काम करे, राजनीति करे, तो इसमें बुराई क्या है? फिर दलित समाज के लोग भी साथ आ जाएं। लेकिन ये मुस्लिम कौम हमेशा से गुलामी करना पसंद करती है, हमेशा से दूसरे लोगों के पीछे चलना पसंद करती है। और मैं जिस तरह की चीजें देख रहा हूं तो ये बेजा नहीं होगा अगर कह दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत जल्द ही आने वाले कुछ सालों में मुसलमान अपना लीडर मानने लगेंगे। बड़े बड़े मौलवी भी अब चंद्रशेखर आज़ाद को जो है लिफ्ट देने लगे हैं और उसके अंदर अपना रहनुमा और अपना लीडर देखने लगे हैं। क्या हो गया हमारी कौम को? क्या करना चाहते हो? किस ट्रैक पे ले जाना चाहते हो अपनी कौम को? मैं पूछना चाहता हूं अपनी समाज से, क्यों अपनी आने वाली नस्लों पर जुल्म करना चाहते हो? क्यों अपनी आने वाली नस्लों को महकूम देखना चाहते हो? याद रहे ये भारत है, यहां पर सारी राजनीति कास्ट बेस पर टिकी हुई है। धर्म का आधार तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर हिंदुस्तान की राजनीति में कास्ट है। और हर नेता अपने अपने समाज की राजनीति करता हुआ नजर आता है। फिर मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों हिस्सेदार बनना नहीं चाहते? कब तक यूं ही दूसरों के पीछे चलते रहोगे हाथ बांधकर? क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारे नेता दूसरे नेताओं के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलें? क्यों नहीं चाहते तुम्हारे मुस्लिम समाज से निकलने वाले नेता आगे बढ़ें और सियासत में मजबूत होकर मुस्लिम कौम के हितों की बात करें, मुस्लिम कौम के राइट्स की, हुकूक की परवाह करें और मुस्लिम कौम के हुकूक के लिए लड़ें?
एक जमाने तक मायावती जी को मुसलमान सपोर्ट करते रहे। मैं समझता हूं कि मायावती जी का कोर वोट है दलित वोट, और मायावती ने भी एक जमाने तक मुसलमानों का वोट लिया। क्या आप ये समझते हैं जिस तरह से मुसलमानों ने मायावती जी का एक जमाने तक साथ दिया, अगर मुसलमान अपनी कौम से कोई लीडर बना के खड़ा करें स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, तो क्या जिस तरह से मुसलमानों ने मायावती का साथ दिया था, क्या दलित मुसलमानों का साथ देंगे? गलतफहमी है आपकी, खाम ख्याली है। आज की बात कर लेते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ मुसलमान हैं, उनके समाज का वोट तो उनके साथ है, यादव वोट, लेकिन मुसलमान वोट भी उन्हें भर भर के मिलता है हमेशा। मुसलमान वोट उनके साथ है ना, मुस्लिम समाज उनके साथ है ना। क्या आप ये उम्मीद रखते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम स्टेट लेवल पर कोई अपना नेता उतार दें और हम कहें कि भाई यादवों का साथ हमें चाहिए, हमें यादवों का वोट भी चाहिए, हम मुस्लिम समाज के साथ यादवों को भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि कोई यादव आपको वोट दे देगा? नहीं ना। इस बात को समझें। समर्थन अखिलेश यादव को भी मुसलमानों का चाहिए, वोट भी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को भी आपका समर्थन चाहिए, वोट चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भी आपका वोट चाहिए, समर्थन चाहिए, लेकिन आपको कभी हिस्सेदार नहीं बना सकते सियासत में। आपके नेताओं को कभी मजबूत नहीं बना सकते सियासत में। सबको वोट चाहिए, मुसलमानों का समर्थन चाहिए, इसी कंडीशन के साथ, हाँ तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम तुम्हारी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी कौम का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन इसी कंडीशन में नेता हमारा खुद बनेगा, नेता यादव होगा, दलित होगा और बिरादरी का होगा, उसी कंडीशन में मुसलमान हमारे साथ आ जाएं। लेकिन अगर नेता मुसलमानों का होगा तो फिर कोई भी बिरादरी मुसलमानों का साथ नहीं देगी। इस बात को नोट कर लें आप। मैं ये बात नहीं करता कि साहब असेंबली इलेक्शन में या पार्लियामानी इंतखाबात में मुसलमान कैंडिडेट्स को सपा ने उतार दिया, कांग्रेस ने उतार दिया, तो बहुत सारे गैर मुस्लिम भी वोट दे जाते हैं। बात यहाँ पे कैंडिडेट की नहीं चल रही है, बात एमएलए या सांसद की नहीं चल रही है, बात चल रही है एक बड़े नेता की, बात चल रही है एक नेशनल लेवल के लीडर की। जिस तरह से हर समाज के अंदर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, मैं उस तरह की बात कर रहा हूं कि अगर कोई मुस्लिम कौम से बड़ा लीडर उभरने की कोशिश करे, आगे आए, तो क्या तब भी ये लोग हमारा साथ देंगे? नहीं देंगे। और जब तक मुसलमान इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक मुसलमान यूं ही बीच चौराहे पर काटे जाते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे, मुसलमानों को लिंच किया जाता रहेगा, घर भी मुसलमानों के टूटेंगे, मसाजिद और मदारिस भी मुसलमानों के टूटते रहेंगे, और ये लोग बस हमेशा तुम्हें अपने पीछे भेड़ बकरियों की तरह चलाना पसंद करेंगे, कभी भी तुम्हें सियासत में हिस्सेदार नहीं बना सकते। इस बात को नोट कर लो। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कौम की परवाह करें, अपनी आने वाली नस्लों की परवाह करें, और उन्हें हम सियासत में गुलामी वाला माहौल ना दें, बल्कि हम उन्हें सियासत में हिस्सेदार कैसे बनाएं, इस पर गौर व खोज करें, इस पर गौर व फिक्र करें, और कोशिश करें कि मुस्लिम कौम एक प्लेटफॉर्म पर आए। बहुत हो गया, एक जमाना गुजर गया, हमेशा से मुसलमान कभी इस पार्टी के पीछे, कभी उस पार्टी के पीछे, कभी इस नेता के लिए वोट, कभी उस नेता के लिए वोट। अब जरूरत है मुसलमान फैसला करें, कम से कम जिन सीटों पर, जिन इलाकों में मुस्लिम वोटर अहमियत रखते हैं, मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी तादाद है, मैं समझता हूं कि उन जगहों पर अपने किसी एक मुस्लिम लीडर को मजबूत करना चाहिए, अगर हिस्सेदारी चाहते हो तो। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखें, कभी बीएसपी का वोटर बन के रह जाएंगे आप, कभी समाजवादी पार्टी का वोटर बन के रह जाएंगे, कभी कांग्रेस का वोटर बन के रह जाएंगे, तो कभी जो है किसी पार्टी के आप वोटर्स बन के रह जाएंगे। और याद रखें, इस मुल्क में हुकूमत बनने के बाद में वोटर्स की अहमियत नहीं होती है, अहमियत उन लोगों की होती है जो हुकूमत में हिस्सेदार होते हैं, जो कैबिनेट में शामिल होते हैं। समझ रहे हैं आप देख लो, यूपी में 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, 2-2 डिप्टी सीएम हैं, और कास्ट फैक्टर को सामने रखकर ही डिप्टी सीएम बनाया गया, और अलग अलग वर्गों से मिनिस्टर्स बनाए गए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार हो, कि मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया जाता है और मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमानों के लीडर्स को अहमियत देकर
उन्हें अपना इत्तेहादी नहीं बनाया जाता है या उन्हें भी अपनी तरह लीडर नहीं समझा जाता है, बल्कि मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना पसंद करते हैं ये सारे लोग और वोट लेकर भूल जाते हैं। और जब वक्त आता है, हुकूमतें बन जाती हैं, तो फिर मंत्रालय में हर मंत्री अपने वर्ग के हिसाब से, अपनी समाज के हिसाब से आपको काम करता हुआ नजर आता है और हर एक की बात मानी जाती है। जो कैबिनेट में शामिल होते हैं उनकी बातों को अहमियत दी जाती है। लेकिन ये मुस्लिम कौम है, मुस्लिम समाज है, न जाने कब तक यूं ही दूसरों के पीछे चलने में ये कौम फ़ख्र महसूस करती रहेगी। और मैं ये बात भी कह दूं, हमारी समाज के बड़े बड़े आवारा किस्म के नेता भी हैं जिन्होंने हमेशा बस मुसलमानों को इस्तेमाल किया, मुसलमानों का वोट लिया और दुनिया हासिल करने की गरज से सिर्फ वो राजनीति में आए। अपनी कौम के इशू से उन्हें कोई लेना देना नहीं, मुस्लिम समाज के मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। बस उन नेताओं का काम इतना होता है, जो मुस्लिम नेता आजकल बनते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन अक्सर ऐसे ही हैं कि बस भाई इतना ही कर सकते हैं कि फला साहब की बेटी की शादी है तो चलो चलकर विधायक जी, सांसद जी फ़ोटो खिंचा लेंगे। फला साहब के यहाँ इंतकाल हो गया तो दफन में जाके शरीक हो जाएंगे। यार बस ये रह गया कि सांसद जी के साथ फ़ोटो खिंचा लिया, विधायक जी के साथ फ़ोटो खिंचा लिया। ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं है समाज को। मुस्लिम कौम आज चौराहों पर मारी जा रही है, कभी अलीगढ़ में, कभी सहारनपुर में, छत्तीसगढ़ में, कभी कहीं पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। जुल्म तशद्दुद की इंतहा है और उसके बावजूद भी हमारे जो मुस्लिम नेता हैं, जो किसी न किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ अक्सर व बेशतर ऐसे हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं। उनमें से अक्सर ये भी औकात नहीं रखते कि वो मुस्लिम समाज के मुद्दों को लेकर कोई बयान जारी कर दें, मुसलमानों के किसी इशू को लेकर पार्लियामेंट में या असेंबली में आवाज़ उठाते हैं। नहीं उठा सकते। मुसलमानों के इश्यूज़ पर, मुसलमानों के मुद्दों पर बोलने के लिए सबसे पहले उन्हें अपनी पार्टी के लीडर से इजाज़त चाहिए होगी। और इनमें से अक्सर व बेशतर लोग ऐसे ही हैं कि ये वही बोलना पसंद करेंगे जो इनके प्रेसिडेंट या राष्ट्रीय अध्यक्ष या इनके पार्टी के लीडर को पसंद आए। बिना इजाज़त लिए ये ना कुछ करने की हैसियत रखते हैं, ना कुछ बोलने की हैसियत रखते हैं। और जब तक मुसलमान यूं ही दूसरों के पीछे चलते रहेंगे, गुलामी करते रहेंगे, तब तक ऐसे ही कठपुतली नेता इस समाज को मिल सकते हैं। बेबाक होकर अपने समाज के हितों के लिए लड़ने वाले, अपनी कौम के हुकूक के लिए पार्लियामेंट और असेंबली में लड़ने वाले, ज़मीनी सतह पर लड़ने वाले तभी मिलेंगे जब ये कौम सियासत में पार्टियों की गुलामी छोड़कर अपना वजूद सियासत में बनाए और अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करे और सियासत में हिस्सेदार बने। तभी इस कौम को लीडर्स मिल सकते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस कौम को सिर्फ कठपुतली मिलेंगे, रिमोट कंट्रोल वाले नेता मिलेंगे, जो सांसद तो बन जाएंगे, विधायक तो बन जाएंगे, लेकिन उनका रिमोट किसी और के पास होगा। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये मत सोचो, ये मत समझो कि हम 10-20 सीट या 10-15 सीट जीत कर क्या कर लेंगे। याद रखें, आप पहले 5 जीते हैं, 10 जीते हैं, लेकिन जद्दोजहद का वो रास्ता है कि जब इंसान जद्दोजहद करता है, मेहनतें की जाती हैं, कोशिशें की जाती हैं, एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। और सारे हिंदुस्तान ने देख लिया कि 10 से 15 सीट लाने वाले लोग भी वजूद रखते हैं, उनकी भी सियासत में हिस्सेदारी हुआ करती है। इसलिए मुसलमानों, इस पर गौर करो कि हम सियासत का हिस्सा कैसे बनेंगे, सिस्टम का हिस्सा कैसे बनेंगे। और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हो तो आज ग़ुलामी को त्याग करके अपनी समाज से कुछ ऐसे लोगों को निकालो कि जिनके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो, किसी का दबाव ना हो, जो किसी की कठपुतली बनकर काम ना करें। जिन पर दबाव हो तो अपनी समाज का हो, जिन पर प्रेशर हो तो अपनी कौम का हो। अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम कौम को अपने मुस्तकबिल की परवाह करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की परवाह करने की तौफीक अता फरमाए और मुस्लिम कौम को सियासी शऊर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।